चलो लेक्चर 87 पार्ट बी। ओके, अच्छा मोहतरम मुझे ये बताएं, चुप 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 चुप, IS 23 बोरिंग कॉस्ट, ओ भाई मेरे चुप कर जा। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? जो बनने में, चुप कर जाए सारे, जो बनने में अच्छा खासा अरसा ले, डेट इज कॉल्ड एज। जब आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो एंट्री होती है CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। और अगर आपके पास सरप्लस पैसे पड़े हों और उस पे आप इंटरेस्ट रिसीव करें ऑन सरप्लस मनी, तो क्या उसको इंटरेस्ट इनकम में डालते हैं या उसकी एंट्री करते हैं कैश डेबिट? जिस वक्त आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए आपने बैंक से इंटरेस्ट लिया है, सॉरी बैंक से लोन लिया है, तो लोन पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे उसे कैपिटलाइज करेंगे या एक्सपेंस आउट करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। और अगर कोई पैसा बच गया है और बिल्डिंग आहिस्ता आहिस्ता बन रही है, मजदूरों ने भी पैसे नहीं मांगे, अभी लेबर ने पैसे नहीं मांगे, मटेरियल नहीं खरीद रहे आप, तो आप पैसा पे कर रहे हैं या भी पैसा आपका बच गया है। अगर बच गया तो बचे हुए पैसे को आप क्या कर देंगे? इन्वेस्ट। जब इन्वेस्ट कर देंगे तो एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट या कैश डेबिट CWIP क्रेडिट। तो ये बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है और ये इंटरेस्ट इनकम CWIP में से कम हो रहा है। क्लियर? इंटरेस्ट डाला जाएगा एक्सपेंस वाला और इनकम वाला इंटरेस्ट CWIP में क्रेडिट होगा। गलत एंट्रीज क्या हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। गलत एंट्रीज क्या हैं? कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। डन हो गया? पहली बात खत्म होगी। दूसरी बात, ये जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट है और ये डेटर का अकाउंट है। मुझे टेंशन चाहिए आपकी? ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट है, ये डेटर का अकाउंट है। इसका BD बैलेंस आ रहा है, इसका भी BD बैलेंस आ रहा है। मिसाल के तौर पे 10 रुपये, इसका बैलेंस 100 रुपये। अच्छा, जो बैड डेट होंगे, बैड डेट रिटर्न ऑफ, एक्चुअल बैड डेट रिटर्न ऑफ, तो डेटर पैसे लेके भाग गए। इस बैड डेट रिटर्न ऑफ को डायरेक्ट P&L में ले जाएंगे या इस बैड डेट रिटर्न ऑफ को प्रोविजन अकाउंट में डाल देंगे ताकि वहीं से गेन लॉस निकल आए? प्रोविजन में डाल देंगे। तो जो एक्चुअल बैड डेट राइट ऑफ होते हैं उन्हें आप कहां डालते हैं? प्रोविजन के अकाउंट में। इंस्टेड ऑफ P&L प्रोविजन के अकाउंट में डाल देते हैं। कितना जी? जनरल एंट्री की नरेशन मैं नहीं लिख रहा, वो साइडें आपको मैंने समझा दी। P&L तो फिर खाली रह जाता है। नहीं नहीं, P&L खाली नहीं रहता। फर्ज करें कैरी डाउन ऑफ 97 बचा, तो अब आप क्या करेंगे? कैरी डाउन पे फर्ज करें हमारे प्रोविजन का अंदाजा बढ़ गया या हमारी सेल और हो गई, सेल हमारी 100 रुपये हो गई। तो अगर सेल हमारी 100 रुपये हो गई तो 200 जमा -3 197। अब आप मुझे बता दें 197 पर अगर मैं कहता हूं 10% मेरी प्रोविजन है तो 19.7। ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई है फॉर 1 मिनट में। 19.7, ठीक है जी। नाउ दिस इज कॉल्ड एज बैड डेट एक्सपेंस। ये अल्लाह का शुक्र है दोनों चीजों को ले जाएगा। ये उस 3 रुपए को भी P&L में ले जाएगा और 10 और 19 के डिफरेंस को भी उठा के P&L में ले जाएगा। 12.7 10 और 19 का कोई डिफरेंस है उसको भी उठा के P&L में ले जाएगा और 3 रुपए को भी उठा के किधर ले जाएगा? P&L में। व्हाट विल बी माई एक्सट्रैक्ट्स इन P&L? Only 12. Bad debt written off will never go on the move of P&L. Rather, it is adjusted against provision. It is adjusted against. घर जाके आपने रिवाइज कोई नहीं करना, मुझे डर लग रहा है। तो
बताते नहीं बार बार। ब्रॉड डाउन कितना था और इसका ब्रॉड डाउन 10। सेल रिटर्न ऑफ ना इधर जाते हैं, ठीक है। 3 खर्चों में नहीं डालने, इंशाल्लाह खर्चे इन पे खुद ही निकाल लेंगे हम। अच्छा सेल 197। मैं कहता हूं जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रेट है 10%। इसे क्या कहते हैं? ये कहां जाएगा? P&L में कितना? 12.7। तो अगर मैं P&L बनाऊं तो P&L में मुझे कितना नजर आ रहा होगा? 12.7। ओके, तस्वीर खींच लो। ये मैंने आपको IS 12 में करवाया हुआ है, IS 12 में करवाया था जब IS 12 शुरू करवाया था। मेहरबानी तुसी मोबाइल कट लिया। बैडर रिटर्न ऑफ P&L में नहीं जाता, बैडर रिटर्न ऑफ P&L में प्रोविजन अकाउंट में चला जाता है, वहां से डायरेक्ट सारे खर्चे कहां चले जाते हैं? P&L के अंदर। ओके अच्छा मोहतरम, अब आप मुझे ये बताएं कि P&L के मुंह पे क्या क्या आता है? ना 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 देख लेते हैं हम, हमें क्या जल्दी है, हमने कौन सा घर जाके टिंडे पकाने हैं, देख लेते हैं। P&L में क्या आते हैं जी? लोकल सेल, एक्सपोर्ट सेल छोड़ो, ये डिस्काउंट छोड़ो, बस सेल आती है। फिर कॉस्ट ऑफ, फिर एडमिन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अभी बाकी जरा छोड़ दें, मैं अभी बाकी आपको नहीं करवाना चाहता अभी। जी मोहतरम, P&L का फॉर्मेट बताएं जरा। पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स इज इक्वल टू GP, एडमिन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, जिन्हें आप सेलिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। इन दोनों को कंसोलिडेशन में लिखा होता था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से। हालांकि एडमिन और सेलिंग अलग अलग होने चाहिए। ये एडमिन डिपार्टमेंट के खर्चे हैं, ये सेल्स डिपार्टमेंट के खर्चे हैं। अदर इनकम ऐड होती है, अदर इनकम हम GP के नीचे ऐड कर दिया करेंगे, वो मर्जी होती है। अब बीच में देखें ना खर्चे चल रहे हैं, एक पॉजिटिव चीज आ गई, अदर इनकम हम इधर शो कर दिया करेंगे। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट वगैरह है। और ये PBT आ गया, ये क्या है? ऊपर देख लेना, CTE और DT। और ये क्या आ गया? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अर्निंग पर शेयर तो नहीं आपके सिलेबस में? FR1 में पढ़ ली हुई है, FR1 में अर्निंग पर शेयर, EPS कहते हैं, अर्निंग पर शेयर। कमाल है यार, मैंने समझा NRV कहते हैं। और खीर हुई यार, इन्होंने मुझे बता दिया EPS किसे कहते हैं। ये जबरदस्त यार, चेक के देखा करूं। अच्छा जी, आज फाइनल अकाउंट का हम एक सवाल कर रहे हैं, चलते चलते IS 1037 में पेज नंबर 545 पे आ जाएं। जो फिजिकल में बैठे हुए ऑनलाइन वालों का तो लेक्चर भी चलता रहेगा, फिजिकल वालों को इंशाल्लाह अभी मैं देता हूं। मुझे आप ये P&L का मुंह जरा देख के बता दें कि पेज नंबर 545 P&L का मुंह देख के बता दें, इसमें कोई मसला? यार इधर कैमरा कर दो, किसी ने तस्वीर खींचनी है तो एक दफा। ये पिछला पार्ट A वाली तस्वीर है। चलें जी, कैमरा उधर कर दो।
जहन में क्या रखें? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन एंड सेलिंग, फाइनेंस कॉस्ट और अदर इनकम और टैक्स। सवाल की रिक्वायरमेंट P&L बनाने, हम तो कंसोलिडेटेड P&L बना चुके, तो हमारे लिए P&L क्या मसला है? P&L बनाने और OCI और टैक्स का नोट बनाने, IS12 का। अच्छा जी, तो भाईजान P&L बनाना, ये तो बैलेंस शीट टाइप चीज है, फिलहाल इसको जरा साइड पर रखें। ये बैलेंस शीट टाइप चीज है, ये भी बैलेंस शीट टाइप चीज है, इसको भी जरा साइड पर रखें। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ब्रॉड डाउन बैलेंस है, ये ब्रॉड डाउन बैलेंस है, तो ये भी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, एसेट का ऑपोजिट अकाउंट है, तो ये भी P&L के मुंह पे कहीं नहीं जाना। सेल जाएगी सेल में, बड़ी बात है सर, आपने अखीर कर दी सर, हमने सेल कॉस्ट ऑफ सेल में ले जानी थी। सेल जाएगी सेल में, कॉस्ट ऑफ सेल जाएगी एडमिन में, कॉस्ट ऑफ सेल में। यार ये ना बंदा जूता उतार के पूछे कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसने मुंह पे क्यों शो किया हुआ है, वहां कोई जगह थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की? इसको डालेंगे कहीं ना कहीं। मैं सब भाईजान, हो सकता है इसमें डेवलपमेंट भी पड़ी हो, उसको कैपिटलाइज करना हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बड़ा मजा आ रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये रिसीवेबल भाईजान ऐसा टाइप चीज है, ये ऐसा टाइप चीज है, रिसीवेबल। ओके, अच्छा वैसे मैं आपको इनकम्स के अकाउंट याद करवा दूं। IS12 में इनकम, इनकम में इधर रिसीवेबल होता था, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, इधर कैश होता था और इधर P&L होता था। ये बैलेंस शीट टाइप चीज है। ये एडमिन आ गए, ये क्या आ गए? ये बोंगा, इन तीनों को हम कहां ले जाएंगे? ये अनएडजस्टेड फिगर्स हैं, एडजस्टेड हैं? एडजस्टेड है तो जाएं, फिर क्लास खत्म है। ये अनएडजस्टेड फिगर्स हैं, एडजस्टेड हैं? अनएडजस्टेड फिगर्स हैं। तो अनएडजस्टेड फिगर्स मुझे जरा फेस पे लिखवा दें। क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का? लेमनेड नहीं है, मिंट लेमनेड है। एसओ फॉर ईयर एंडेड 31/12। माने ना माने आपकी राल टपक रही है। IS12 आ गया दोबारा, अकाउंटिंग डेप्शन एड, टैक्स डेप्शन लेस, बैड एड एक्सपेंस एड और बैड एड रिटर्न ऑफ लेस, ग्रेचुटी एक्सपेंस एड और ग्रेचुटी पेड लेस। देखो भाई की राल टपक टपक के। अच्छा, योर राल इज नॉट टपकिंग, आई एम ऑर्डरिंग यू दैट यू शुड टपक। सेल, कॉस्ट ऑफ, अदर इनकम कर लेते हैं ना, अदर इनकम, एड OCI और फिर TCI आ जाएगा एंड पे। जगह मैंने छोड़ी है जानबूझ के, एड OCI और TCI आ जाएगा। ये अदर इनकम है ये, और ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होगी। अदर इनकम ये फिक्स एसेट वगैरह बेच के गेन आ गया, कमीशन का गेन आ गया, और OCI ये रिवोल्यूशन सरप्लस आ गया। आज ना ये सवाल आपके अंदर उतरता चला जाएगा, फील कीजिएगा, उतरता चला जाएगा।
अच्छा यार, मैं सेल कॉस्ट ऑफ सेल को आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ, मैं घर से देख के आया हूँ, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन फाइनल अकाउंट के सवाल जब मैं करूंगा तो आपको मैं बता दूंगा। पेपर में इनर कॉलम में भी लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं है। सेल कॉस्ट ऑफ सेल को मैं आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ 2500 और 1320। 2500 1320 1180। खुदा के लिए कैंसिलेशंस नहीं करनी, कोई कंसोलिडेशन नहीं है। अच्छा, सेल कॉस्ट ऑफ सेल, R&D मैं नहीं उठा सकता जब तक कि अदर इंफॉर्मेशन मुझे बताना दे, पेंडिंग है ये। पेपर में इसको क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। मैं ऐसा टाइप चीजें क्यों नहीं उठा रहा? P&L मांगे हमसे, ऐसा टाइप चीजें इसने क्यों दी हैं, अदर इंफॉर्मेशन से पूछ लेंगे। हमारे चाचे मामे को तो नहीं पता कि ये क्यों दी हुई हैं चीजें जी। ये भी ऐसा टाइप चीज है, ये एडमिन और सेलिंग। 302 200 48 फाइनेंस कॉस्ट। मजा आ रहा है आज। फाइनेंस कॉस्ट 48। डिविडेंड इनकम क्या होगी? अब पेरेंट ने शेयर खरीदे हुए किसी के सब्सिडरी के, उससे डिविडेंड इनकम है। भाई ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही हैं, कंसोलिडेशन नहीं से करनी बाद में, खुदा के लिए। तो बस डिविडेंड इनकम में डाल दें बस चुप करके। हमने किसी के शेयर खरीदे होंगे ना, उससे हमें डिविडेंड आया, तो ये डिविडेंड है। हमने किसी के शेयर खरीद के बेचे होंगे, टैक्स पड़ा हुआ है। हमने किसी के शेयर खरीद के बेचे होंगे, उस पर कैपिटल गेन आया, और ये कोई हमारी अदर इनकम होगी जो बता भी नहीं रहे, शर्मा के हम। अदर इनकम, शायद हमने वलीमा करा लिया, सलामी मिली हो, ये अदर इनकम होगी। शायद सड़क पे भीख मांग के हमने इकट्ठी की हो, अदर इनकम। 30 प्लस 36। फाइनल अकाउंट के सवाल से एतबार से पहले सवाल करें या पहले IAS 12 के एतबार से सवाल करें? यार मेरे ख्याल से तो फाइनल अकाउंट के एतबार से पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वगैरह करके सही वाला PBT आएगा, फिर उस PBT से करंट टैक्स की वर्किंग शुरू करेंगे। तो छेड़ा तो ना करें ना। फाइनल अकाउंट के एतबार से सवाल करें पहले या IAS 12 के एतबार से सवाल करें? फाइनल अकाउंट के एतबार से। क्यों? मजा आ रहा है? क्यों? पहले PBT निकलेगा तो फिर आगे चलेंगे ना, पता चले PBT ना निकले। सर इन एसेट्स का क्या करना है? अदर इंफॉर्मेशन में कुछ बता देगा तो एसेट्स का भी कर लेंगे, वरना पड़े हुए पड़े रहने देंगे हमारी बिला से। ट्रायल टैली है नहीं, ना शेयर कैपिटल दिया हुआ, ना कैश एंड बैंक दिया हुआ है, पता नहीं कौन सा बिजनेस है, आधी आधी इंफॉर्मेशन दी है इसने हमें। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं दिए हुए। अच्छा, ये एसेट है, ये एसेट है, ये कॉन्ट्रा एसेट है, ये खुशी है, ये गम है, ये गम है, ये एसेट है, ये गम है, ये गम है, ये गम है, ये खुशी है, ये खुशी है, ये खुशी है, और ये मैं हूं। While finalizing the financial statements of MLL, the following issues have not been noted. मदई हो गए। Have not been noted. Oh, have been noted. डेटर में 40 मिलियन पड़े हुए which needs to be written off. बहुत समझे FR1 की क्लास में आगे। डेटर में 40 रुपए पड़े हैं which needs to be written off. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्किंग 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्किंग 2, या डेटर में 40 मिलियन विच नीड टू बी रिटर्न ऑफ या आर रिटर्न ऑफ बाय अकाउंटेंट? नीड टू बी रिटर्न ऑफ। तो इन दोनों अकाउंट्स का ना पहले बैलेंस बता दें।
आपको पता है ये डेटर का टीचर कहते होते हैं जो डेटर का बैलेंस आ रहा है ये अनएडजस्टेड क्लोजिंग है, यानी क्लोजिंग है लेकिन एडजस्टमेंट्स नहीं हुई। ये तो अल्लाह का शुक्र है सवाल वाले ने खुद बता दिया 44 रुपए ओपनिंग है, तो ये डेटर का बैलेंस क्लोजिंग आ रहा है। इसमें कुछ गलती है वो मैं सही कर देता हूं आपको। तो डेटर का बैलेंस आपको पता है ट्रायल में जो चीजें होती हैं वो सिर्फ एक दफा जाती हैं कहीं, और जो अदर इंफॉर्मेशन में होती है उनकी डबल एंट्री होती है। ये मैंने अनएडजस्टेड बैलेंस लिखा है जो सवाल से मैं उठा रहा हूं 1200 और 1 जनवरी 19 44 वेरी इजी क्वेश्चन। नहीं सीम्स टू बी नहीं, इंशाल्लाह वेरी इजी। मैं ऐसे ही तो पहला सवाल आसान से उठा के लाया आपके लिए। फाइनल अकाउंट का पहला सवाल, ये 40 रुपए राइट ऑफ करने हैं, टू बी को अंडरलाइन कर लें, टू बी रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करने हैं, करवाएं जी। अभी मैंने रिवीजन करवा दिया इसलिए। बोले ना खुदा के लिए P&L के मुंह पे ना लेके जाइएगा, मैंने मुंह पे P&L में ना लेके जाएं, प्रोविजन के अगेंस्ट यूज कर लें, फिर P&L में देख लेंगे क्या जाना है। कितना विच वर रिटर्न ऑफ या विच नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, अंदर उधर चला जाएगा सवाल। MLL मेंटेन करती है प्रोविजन कितने % पे। डेटर कौन से वाले पकड़ूं आप, सही वाले या गलत वाले। डेटर में कोई मसला था, सही कर दिया। डबल 1 ये डेटर्स का क्या है, क्लोजिंग। और इस क्लोजिंग की बेस पर मैं इसका क्लोजिंग निकालूंगा। यार मैंने माना सवाल ज़्यादा आसान है और आप पे चढ़ा हुआ है इस वक्त, थोड़ा सा वॉल्यूम लो कर लें, तो वॉल्यूम लो कर लें। और होने कह रहे हैं पक्की ऐसा रही है। अच्छा इंटो 58। अच्छा मोहतरम, जिस वक्त बैलेंस शीट का सवाल आएगा ना, अगर कभी जिंदगी में आया, तो ये डेटर का कैरी डाउन होगा, ये प्रोविजन का कैरी डाउन होगा जो बैलेंस शीट के मुंह पे जाएगा और नेट होके चला जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर बताएं क्या है। बैड डेट टू बी टेकन टू P&L। मेरे ख्याल से ये अकाउंट हम तकरीबन इस तरह बनाते थे IAS 12 में। कहां डालूं 54 को। अच्छा मुझे वैसे अभी मैं लेटेस्ट ICAP का ट्रेंड चला है ना, मुझे सोल्यूशन में नहीं पता क्या किया हुआ है। ICAP का जो लेटेस्ट ट्रेंड चला है ना, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टाइप खर्चे ना, इसको सेलिंग डिपार्टमेंट पे चार्ज करता है कि सेल वालों को चाहिए था कि रशीद को, कामी को, मन्ने को चीज़ें ना बेचें, चीज़ें बेच दी हैं तो उन्होंने जो है वो आगे से चूना लगा दिए, तो अब वो सेल डिपार्टमेंट का ये मसला है, तो इसलिए बेहतर है सेलिंग में डाल दें। आई डोंट थिंक, पता नहीं सोल्यूशन में मैंने कहाँ डाला हुआ है, इधर मुझे सेलिंग में डलवा रहा हूँ। सर P&L के मुंह पे कौन सी फिगरें जाया करेंगी, मैं बताता हूं। ये 40 रुपए की डबल एंट्री हो गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले रिवीजन करवाई थी कि ये फिगर प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट होते और P&L के मुंह पे चली जाती है। P&L के मुंह पे बैडेड एक्सपेंस जाएगा। असल में ना ये दोनों चीजों को लेके जा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी और ये 40 भी, सारा खर्चा इकट्ठा ही लेके जा रहा है। कहाँ, किसके मुंह पे, P&L के मुंह पे। आते रहें। ठहर जो ना यार, मुझे पता है किस वक्त क्या करना है। ड्राइवर को पता है कौन सी जो है वो स्टेशन अच्छा आएगा जहां रोकना है। CWIP, एक मिनट यार, 2-3 इनमिन करने वालों को निकालना पड़ेगा, 2-3 बच्चों को। CWIP include interest of 84 on specifically acquired bank loan during the year. CWIP include interest of 84. CWIP
include interest of 84. CWIP include interest of 84. CWIP कुछ नहीं करना आपने, इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 84 करें ऐसे। उस क्लास में खड़े हो कैसे करो, कोई बंदा खड़े हो, खड़े हो, पहली रो वाले खड़े हो, ऐसे करें, बैठ जाए। CWIP इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 84, क्या करूं, अकाउंटेंट को शाबाश दी, ये CWIP में डाल दूं, मैं कहूं डेटर इंक्लूड डेटर, फर्नीचर इंक्लूड कुर्सी, रिपेयर इंक्लूड रिपेयर ऑफ AC, मोहतरम अब दीवाना तो नहीं हो जाना ना कि हर चीज में गलती ढूंढ रहे हो, नहीं मेरी निगाह से देखो, कोई इसमें भी तेरी निगाह तीर है। अच्छा, CWIP इंक्लूड इंटरेस्ट कॉस्ट या इनकम, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ 84 जो कि लोन स्पेसिफिकली लिया था आपने CWIP वाला एसेट बनाने के लिए, क्या करें? ये इसको कुछ भी ना करें, इसको CWIP में पढ़ा रहने दें। जब IAS 12 की तरफ मूव करेंगे ना तो फिर बता दीजिएगा कि बोरिंग कॉस्ट की ट्रीटमेंट्स क्या थी, ठीक है? अभी इसको पढ़ा रहने दें, पढ़ा रहने दें, कोई मसला नहीं। However, interest of 16 million earned, paid नहीं, earned, received वाला ना। However, interest of 16 million has been included in। अच्छा एक मिनट यार, कोई बच्चा पूछ रहा है कि ये वाली लाइन क्यों नहीं पढ़ी, पता नहीं मुझे ख्वाब आया है, ये वाली लाइन मैंने इसलिए नहीं पढ़ी कि IAS 12 की है, एज पर टैक्स लॉस बोरिंग कॉस्ट, ये IAS 12 की लाइनें हैं, तो ये मुझे तब पढ़ाइएगा जब मैं क्या करना करूंगा, IAS 12 करूंगा। However, 16 million earned by investing surplus funds available from बैंक लोन, बैंक लोन से जो सरप्लस पैसा था उससे अर्न किया। यार ये अर्न वाला कौन सा होता है, रिसीव वाला होगा ना, तो जो बैंक से रिसीव वाला इंटरेस्ट किया, इंक्लूडेड इन, कहां डाल दिए, अदर इनकम में। वलीमे वाले पैसे नहीं है अदर इनकम में, वो नहीं पड़े हुए, ये भी पड़ा हुआ है अदर इनकम में। अदर इनकम में इंक्लूड होना चाहिए था या CWIP क्रेडिट होना चाहिए था? आपके जहन में रॉन्ग एंट्री क्या आ रही है जो अकाउंटेंट ने कर दी है? इंक्लूडेड इन अदर इनकम ना, it should have not been credited to other income, rather it should have been credited to let me bowl again, let me jhad the fool, cash debit other income credit, it has been included in, however it should not have been credited to other income, rather it should have been credited to। आसान एडजस्टमेंट थी, मुश्किल थी ये वाली? आसान थी, आसान थी। चलें जी, रॉन्ग एंट्री बताएं, छोटी छोटी करके बुक पे लिखें, बोलें बोलें बोलें। कैश, यार चुप चुप रहो यार, कैश डेबिट कितना जी, ओरिजिनल एंट्री भाई, जो इंटरेस्ट देना गम में, इंटरेस्ट मिलना खुशी है, तो इंटरेस्ट देंगे तो CWIP डेबिट, इंटरेस्ट मिलेगा तो CWIP कितना, रेक्टिफाइंग एंट्री, अदर इनकम डेबिट कितने से, 16 से, डन। अच्छा ये एंट्री आप मुझे पोस्ट करवा दें, अदर इनकम डेबिट, आसान आसान सी एडजस्टमेंट है, अदर इनकम डेबिट -16, ये अकाउंटेंट की गलती मैं सही कर रहा हूँ।
खुशी बुक होनी चाहिए थी या एसेट की कॉस्ट कम करके डेप्रिसिएशन कम करनी चाहिए थी? कॉस्ट कम होती है ना एसेट की, तो डेप्रिसिएशन फिर कम हो जाती है। तो इस तरह खुशी बुक होनी चाहिए थी, ये अजीब तरीके से खुशी बुक कर दी है। और CWIP क्रेडिट, CWIP यार मैं बैलेंस शीट बना नहीं रहा, लेकिन अगर आपको ज्यादा मसला है ना तो मैं फिर इसमें फेस पे ये सही कर देता हूं। अगर आपको ज्यादा मसला है तो -16 यहां लिख लें। कल आपको बैलेंस शीट का सवाल आया हो तो आप परेशान बैठे हो तो फेस पे -16 लिख लें, ताकि ये रेक्टिफाइंग एंट्री की जो डबल का चस्का है ना आपका, कि डबल एंट्री पूरी हो जाए, वो पूरा हो जाए। और ये चस्का बड़ा अच्छा है, डबल एंट्री पूरी हो, तो डबल एंट्री पूरी कर लें। तो कभी कभी डबल एंट्री हम सवाल के मुंह के ऊपर सही कर दिया करेंगे। एज पर टैक्स लॉस को भी पढ़ें या ना पढ़ें? ना पढ़ें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर ये एडजस्टमेंट भी ना आई तो फिर तो जूते पड़ेंगे आपको। इसकी ओरिजिनल एंट्रीज करके दे दें, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं। इतना वाजे है सवाल के और कुछ रह नहीं गया पीछे, एक एक तारीख बताई हुई है उसने। यार एक लाइन में काट रहा हूं, ये मैं काट रहा हूं, ये मैं कब पढ़ूंगा? जब IAS 12 करना हुआ। अच्छा, पहली एंट्री का मैं आपको हिंट दे रहा हूं ओरिजिनल एंट्रीज में। एक्सपेंस डेबिट, इनटेंजिबल डेबिट, कैश क्रेडिट, फिगर्स पोस्ट कर दें। एक्सपेंस डेबिट, इनटेंजिबल डेबिट, कैश क्रेडिट, फिगर्स पोस्ट कर दें। पहली एंट्री ओरिजिनल लिखें, एक्सपेंस डेबिट, इनटेंजिबल डेबिट, कैश क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल डेबिट, कैश क्रेडिट। कुछ को खर्चे में डाल दें, कुछ को इंटेंजिबल की कॉस्ट में डाल दें, कैश क्रेडिट कर दें। ये ओरिजिनल एंट्री का हिंट दे दिया मैंने आपको। यार वो मेरे एडमिन में ही ले जाइएगा जो कुछ, अगर कोई रेक्टिफाइंग करनी हुई तो। जी मोहतरम, यार IAS 38 की बेसिक थीम क्या थी कि कितना खर्चे में डालना है, कितना कैपिटलाइज करना है। ये IAS 38 की बेसिक थीम थी। IAS 16 की भी यही थीम है, कितना खर्चे में डालना है, कितना कैपिटलाइज करना है। सच्ची सच्ची बताएं, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल नॉर्मल चीजें जो पढ़ी हुई हैं। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट। यार एक बात जरा जिंदगी में सुन लें, एक होते इंक्लूड, एक होते हैं रिप्रेजेंट। इंक्लूड का मतलब होते हैं इन चीजों में कोई चीज पड़ी हुई है, और रिप्रेजेंट का मतलब है यानी ये पूरा 180 के बारे में आपको कोई बात बता रहा हूं। R&D रिप्रेजेंट, जैसे ही सवाल वाले ने कहा ना R&D रिप्रेजेंट, तो हमने कहा कौन सा R&D रिप्रेजेंट? ऐसे हमने एकदम 180 क्या है? 180 इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। जी, प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ? प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ बबलू? यकम प्रोजेक्ट स्टार्ट। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन वॉज ओनली मेट ऑन यकम में। इसका मतलब है इससे पहले कौन सी डेवलपमेंट होती रही? बुरी वाली।
या कम में? द प्रोडक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 31 अक्टूबर जी। लॉन्चिंग या प्रोडक्शन स्टार्टेड। यार इससे ना एक बात पता चला लिया करें, जो IAS 38 का सबसे वीक एरिया बच्चों का, कि जो ऊपर वाला खर्चा है ना वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 9 महीने का है। बच्चे बताया क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 12 से, उसको 12 से डिवाइड करते हैं। कोई पता नहीं 12 से डिवाइड कर रहा होता है, कोई किसी से डिवाइड कर रहा होता है। इसमें जो क्रिटिकल चीज है ना, साइंसदानों को आपने लैब में घुसाया कब और साइंसदानों को आपने लैब से निकाला कब। साइंसदानों को घुसाया कब लैब में, जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ। साइंसदानों को निकाला कब लैब से, जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ। तो ये सबसे क्रिटिकल और डेलिकेट और नाजुक एरिया है IAS 38 का, कि आप उस खर्चे को समझा करें कितने अरसे का है। मुझे बता दें ये खर्चा कितने अरसे का है। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 9 मंथ्स। प्रोजेक्ट कितना सा चला? 9 मंथ्स। अब अगर 180 को मैंने कुछ भी करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, उसे डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय फरवरी, मार्च, अप्रैल, डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय फरवरी, मार्च, अप्रैल खर्चे में डाल दूं, डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एसेट में डाल दूं। कितना है? 180 इंटू और 180 इंटू अमोर्टाइजेशन की एंट्री भी कर लेना। लाइफ कितनी है? 5 साल। अमोर्टाइज कब से करना है? नवंबर दिसंबर से 2 महीने। तो 2/12 करना कौन लोग भूल गए थे? हमने अमोर्टाइजेशन ही नहीं निकाली, 2/12 कहां से करना था हमने जी। वो बताता हूं। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और इनटेंजिबल एसेट अकोमोडेटेड अमोर्टाइजेशन भी कर सकते हैं। वो कितना जी? 1 इंटू 120 डिवाइडेड बाय प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ है? अक्टूबर को। तो अक्टूबर को नहीं गिनना, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने इस्तेमाल हुआ? 2 महीने जी। 4। अकाउंटेंट ने क्या किया रॉन्ग? अकाउंटेंट ने क्या किया है? अकाउंटेंट ने क्या किया है? सवाल में नहीं लिखा हुआ यहां पर के अकाउंटेंट ने क्या किया है। अंग्रेजी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ अकाउंटेंट ने क्या किया है। थोड़ी देर, यार चुप करो ना, थोड़ी देर पहले सवाल में लिखा हुआ था अकाउंटेंट ने क्या किया है, इट हैज बीन इंक्लूडेड इन अदर इनकम। थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था अकाउंटेंट ने क्या किया है। इधर सवाल में नहीं लिखा हुआ अकाउंटेंट ने क्या किया है। जब सवाल नहीं बताएगा अकाउंटेंट ने क्या किया है, तो ट्रायल का मुंह बताएगा। ट्रायल का मुंह बताएगा अकाउंटेंट ने क्या किया। ट्रायल के मुंह में देख लें क्या है। नहीं, एक्सपेंस ही डाला, उसने एसेट कहां बनाया? एसेट बनाया तो डेप्रिशिएट वगैरह भी करता और वो सब कुछ होता। तो R&D रिप्रेजेंट्स, तो R&D एक्सपेंस लिखे इसको। R&D एक्सपेंस उसने एक्सपेंसेस में शो किया हुआ है। अल्लाह का शुक्र है मैंने अभी तक कहीं एडमिन सेलिंग में डाला कोई नहीं इसको, तो उसने एक्सपेंसेस में शो किया हुआ है। मैंने इसको उठाया भी नहीं था अभी तक, तो उसने फिर एक्सपेंसेस में डाला हुआ है। तो R&D ट्रायल के मुंह पे एक ही लाइन नजर आ रही है। व्हाट डज इट मीन? कि उसने R को भी और डी को भी अभी तक ट्रायल में एज इट इज छोड़ा हुआ है। उसने शायद एंट्री की है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट टू साइंटिस्ट्स, ये एंट्री करके उसने ट्रायल में छोड़ दिया है। अब ना इसमें उसने आर देखी कितनी,
ना इसमें उसने आर देखी कितनी, ना इसमें उसने डी देखी कितनी, ना इसने डी को अमोर्टाइज किया, उसने तो आर एंड डी रिप्रेजेंट 9 महीने का खर्चा। नीचे वाली लाइन में बता रहा था आर एंड डी इज 9 महीने का खर्चा। भाईजान अमोर्टाइज भी करना होता है, बाकी चीजें भी करनी होती हैं। कहता है नहीं नहीं वाह, साइंसदानों को तनख्वाह दे दी, मैं फारिग हूं, मैं फारिग ही हो गया हूं, बस आर एंड डी डेबिट। तो आर एंड डी डेबिट इसने किया है, वो ट्रायल के मुझे मुंह से नजर आ रहा है। किधर है किधर है? तो आर एंड डी एक्सपेंस ही कर दे, हाँ एक्सपेंस डेबिट, और कैश क्रेडिट कितना 180। अब मोहतरम मैं क्या करूं? रेक्टिफाइंग एंट्री सारे इधर देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। कैश होना चाहिए था क्रेडिट, हो गया, ज्यादा ही हो गया। कैश होना चाहिए था क्रेडिट, हो गया। क्या करूं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आर एंड डी एक्सपेंस अकाउंट टाइप डेबिट नहीं होना चाहिए था। आपको पता है? मुझे जरा बताने दो, आर एंड डी एक्सपेंस या आर एंड डी टाइप जो भी अकाउंट है ना, अकाउंटेंट ने जो खोला हुआ है बोंगा सा, ये डेबिट नहीं होना चाहिए था। आर एंड डी डेबिट नहीं होना चाहिए था। जो अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया टीचर, ओ बाबा बाबा इधर देख, जो अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया टीचर कहते थे उसको उल्टा दो, यानी रॉन्ग को दोबारा पोस्ट करते हैं, रॉन्ग को उल्टाते हैं। अकाउंटेंट ने आर एंड डी को क्या कर दिया है? डेबिट। मैं इसको भी येलो करने लगा हूं, यानी इसको भी आपके सामने उल्टाने। कैश को कुछ नहीं करना, होना भाई इधर देखना यार, कैश होना चाहिए था, हो चुका, डू नोथिंग। आर एंड डी डेबिट हो चुका ट्रायल के मुंह पे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ट्रायल के मुंह पे। आर एंड डी डेबिट -180, इसको फौरन जीरो करें। इसको ना पढ़ा रहने दें, ये कोई अजीब सी चीज है, इसको फौरन खत्म कर दें, किताबों से खत्म कर दें, निकाल लें इसको फौरन किताबों से। -180 करें। ये मैं क्या कर रहा हूं? रॉन्ग को उल्टा रहा हूं, रॉन्ग को उल्टा रहा हूं। ये तीनों चीजें मैंने कर दी आपके सामने। अब क्या करूं? अब मैं ओरिजिनल को रिकॉर्ड कर देता हूं। अब मैं ओरिजिनल को रिकॉर्ड करता हूं, मजे से जाके अब मैं ओरिजिनल को रिकॉर्ड करता हूं। खर्चों में डाल दें 60, खर्चों में डाल दें 60, एडमिन में डाल दें, एडमिन में डाल दें, आर एंड डी टाइप एडमिन में डाल दें, कोई मसला नहीं। 60 डेबिट, इंटेंजिबल एसेट कितना 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 120। यार आपको तंग करने के लिए मैं वैसे ही इंटेंजिबल शो कर रहा हूं, बैलेंस शीट में कितना जाएगा, ऐसे ही तंग करने के लिए। शायद कल कैरिंग अमाउंट में इसकी यूज कर लूं कहीं, अगर आज टाइम में मिले इसकी कैरिंग अमाउंट कहीं यूज कर लूंगा शायद डेफर्ड टैक्स में, ठीक है। तो इनटेंजिबल कितना 120। ये मैं बैलेंस शीट टाइप कुछ करने लगा हूं ना, इसे वर्किंग आपको तंग करने के लिए। अगर बैलेंस शीट में बना रहा होता तो इनटेंजिबल कितने पे करता 120। सब नहीं आ रहे, एक एक करके चलने दें। 120 डेबिट मार दिया। अब 4 को क्या करूं? क्रेडिट। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट करना है। यार तरतीब से क्यों नहीं चलने देते? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? +4 एडमिन में डाल दे। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट। इंटेंजिबल एसेट तो बता दें बैलेंस शीट में कितने पे नजर आएगा? 116। चलें जी, बच्चों वाली चीज दोबारा करते हैं, सारी एंट्री दोबारा पोस्ट करते हैं। तूने चुप रहना है, सारी एंट्री दोबारा पोस्ट करते हैं, ऐसे शक्ल ना बना। इसके बाद आपका जो जो मशवरा हुआ ना, मैं 5 मिनट की ब्रेक लूंगा और आपके मशवरे लूंगा। आप जिस तरह चलाने को कहेंगे उस तरह इंशाल्लाह चलेंगे। टाइम लगता है तो लगे, कोई मसला नहीं, मुझे मेरे तरीके से पहले चलने दें। ओरिजिनल एंट्रीज पे किसी को एतराज? ये तो IAS 38 में की हुई है। फाइनल अकाउंट में कभी कभी अदर इंफॉर्मेशन बता दिया करेगी गलत एंट्री क्या हुई है, कभी कभी ट्रायल का मुंह बता दिया करेगा। ट्रायल का मुंह क्या बता रहे हैं? ना आर अलग है, ना डी अलग है, ना कोई एसेट नजर आ रहा है। ट्रायल का मुंह एसेट से शो नहीं करा, तो ट्रायल बनाने वाले ने बस कोई आर एंड डी एक्सपेंस लिख दें, जो मर्जी लिख दें आप, आर एंड डी टाइप कुछ डेबिट कर दिया। ट्रायल के मुंह से ये एंट्री मेरी निकल आई, इसमें कोई मसला?
इसको आप फाइनल अकाउंट में पोस्ट कैसे करना है। कैश क्रेडिट होना चाहिए था, हो गया। कोई बैलेंस शीट P&L में कुछ करूं, R&D को तो डेबिट नहीं करना चाहिए था, सही सही चीजों को डेबिट करना चाहिए था। किसको डेबिट कर दिया? इसको मैं इसलिए येलो कर रहा हूं कि इसे मैं डेबिट वाले को नहीं मैं अभी सवाल नहीं लूंगा। बंद कम से देने की कोशिश कर रहे, सवाल वो स्पीकर नहीं चल रहा। इसको बंद करें एक दफा में। अच्छा, अब R&D डेबिट हो गया, R&D डेबिट हो गया। मुझे कैसे इल्हाम हुआ? ट्रायल का मुंह देखे, कुछ चीजें शक्ल से ही पता चल जाती है, बंदे की बतानी नहीं पड़ती। ट्रायल का मुंह देख के तिल शक्ल भी नजर आ जाता है, तो ट्रायल के मुंह से पता चल गया क्या R&D डेबिट हो। क्या करूं इसे? ये कोई अकाउंट है, पसंद आ रहा है आपको R&D टाइप कोई अकाउंट? ये तो अकाउंटेंट से लिफ्ट नहीं कराएंगे। इसे क्या कर दूं? ये मैंने किसको उल्टाया है? डेबिट हुए को क्रेडिट किया है। डन। अब ये सारी चीजें मैंने पोस्ट कर दी, अब मुझे एक एक करके पोस्ट कराने लग जाए। एक्सपेंस डेबिट, सवाल कोई नहीं बता रहा तो एडमिन में डाल दें। खैर, एक्सपेंस डेबिट। इनटेंजिबल एसेट बैलेंस शीट के मुंह पे डेबिट, इनटेंजिबल एसेट बैलेंस शीट के मुंह पे डेबिट। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस P&L के मुंह पे डेबिट। कोई अज्यूम करेगा शायद ये कॉस्ट ऑफ सेल डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है, उधर डाल देंगे। सवाल ने बताया नहीं, बस ठीक है, एडमिन में डाल दें। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट। इनटेंजिबल एसेट बैलेंस शीट के मुंह पे क्रेडिट माइनस। शायद ये मेरी कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। किनकी नजर में? अकाउंटिंग और टैक्स वाले को कहां से बातें कर रहे हो? किनकी नजर में? अकाउंटिंग वालों की नजर में। ठीक है जी, तसल्ली से अब आप नोट कर लें और बीच बीच में सवाल भी पूछते रहें। पहले आप कैमरा इधर ले आओ। जी ना बैठ जाओ, मैं ब्रेक देने लगा हूं, 20 मिनट की ब्रेक देने लगा हूं, बैठ जाओ। चुप नोट करें। कर लिए? रॉन्ग एंट्री भी नोट करें, पोस्टिंग खुद करें और आप सवाल पूछना शुरू करें। कहां? सारे इधर आए। एक सवाल आया, वो सुने। मैंने कहा था जिस तरह आप लोग चलना चाहेंगे उस तरह मैं चलवाऊंगा। अब ये भाई क्या कह रहे हैं, सुनते रहिएगा। ये भाई कह रहे हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कि 180 यहां उलटता, 180 यहां उलटता। इस तरह चलते हैं। रिलैक्स रहिएगा, कोई जल्दी। भाईजान यार इसको मुंह पर कर, वरना मेरे से क्लास में पढ़ाई जाती। ये भाई कह रहे हैं 180 वहां से माइनस करें। भाईजान किसी चीज को तब माइनस किया जाता है जब पड़ी हो, तो ठीक है, मैंने उठाई नहीं थी। मैं इनके कहने पर 180 को नया लाइन आइटम डालता हूं इधर, R&D। मेरे ख्याल से पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में R&D टाइप कोई चीज डालने की इजाजत नहीं है। इनके कहने पर मैं R&D उठा लेता हूं। इनके कह रहे थे ना, अब इनका कहने के मैं इनकार तो नहीं कर सकता। तो 180 इधर आ गया। अब 180 इधर नजर आ रहा है या ट्रायल के मुंह पे? मुंह से तिल उठा के आपने इधर लगा दिया। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगी 4 सालों 10 सालों बाद तरक्की कर रही है दुनिया। तो R&D उठा के आपने इधर लगा दिया। अब आप कर लें अपने शौक पूरे, शौक ही पूरे करने हैं ना। अब आप कर लें अपने शौक पूरे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। R&D उधर पड़ा हुआ है, वैसे तो आना नहीं चाहिए था, अजीब सी चीज है। हमने अभी पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, R&D नजर नहीं आता, तो R&D उल्टा दिया। ठीक है जी, उल्टा दिया। मैंने ट्रायल के मुंह से उल्टाया है। ये कह रहे थे पहले वहां लेके जाएं फिर उल्टाएं, इनकी बात मैंने मान ली। इसके बाद खर्चा डेबिट, इंटेंजिबल डेबिट। खर्चा कितना? इंटेंजिबल 120,
खर्चा डेबिट, एसेट क्रेडिट, खर्चा डेबिट, एसेट क्रेडिट। डन। कोई तीसरा वर्जन है तो बताएं। जी जी पूछते रहे, सवाल पूछते रहे, सवाल पूछने में कोई मसला नहीं। इतवार को यही तो मतलब कोई जल्दी नहीं है। अच्छा जी, एक तीसरा वर्जन। एक भाई यार तो ऐसे बात बढ़ाते रहोगे, इधर 180 ले आओ, नेट करके फिर एंट्रीज करना सोचना शुरू कर दो, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं नेट करके एंट्रीज नहीं चलवा रहा, मैं सादा सा काम करवा रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, नेट करके एंट्रीज करें या पहले रॉन्ग को उल्टाएं और ओरिजिनल को रिकॉर्ड करें। मैं जरा ज्यादा आसान काम करा रहा हूं, आप नेट करके करवाना। तो ठीक है, रेक्टिफाइंग कर दो आप, 180 इधर करके वो कर दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, चलेगा, कोई मसला नहीं। जी मोहतरम कितने? +60 +4। चलें जी नोट करें, +60 डाले, +4 डाले, 120 -4 डाले, 116। उस क्लास में किसी का सवाल, माइक ऑन कर लो यार अब। जी भाई एक मिनट पहले उनका ले लो। जी मोहतरम क्लियर? जी आवाज आ रही है। अगर हम सर फेस पे ले जाके नहीं यार हद होगी, इसको सवाल करने दो आप। हाँ फेस पे जाके और वो करके फिर आप जो बैलेंसिंग होगा वो उधर ले आओगे। अगर सही फिगर आ रही है तो मुझे कोई एतराज नहीं। बैलेंसिंग सही नहीं आ रही, फिर आप फेस पे सही फिगर नहीं लेके जा रहे होगे। फिगर आप बोलो, फिर मैं बात करता हूं आपसे, आप लोग नोट करें। अच्छा एक मिनट। कुछ बच्चे ना रेक्टिफाइंग एंट्रीज करवाना चाह रहे हैं, वो फिर पेपर में ऐसे कीजिएगा, वो मेरा मशवरा है, फिर पेपर में ऐसे कीजिएगा। ये जो R&D ट्रायल के मुंह पे नजर आ रहा है ना, मुंह पे नजर आ रहा है, इसको ना फिर एडमिन में डालिएगा, फिर किसी ऐसी जगह डालिएगा जहां से आपको उल्टाने को दिल कर रहा है, फिर इसको एडमिन में डालिएगा, फिर एडमिन में डालकर इधर भी ब्रैकेट में एडमिन लिखिएगा, सही है, और इधर भी ब्रैकेट में एडमिन लिखिएगा। अब एडमिन में जाना कितना था? 60, चला कितना गया? 180। कितना एडमिन के अंदर जो है ज्यादा चला गया? फिर वो लोग 180 में से 120 माइनस कीजिएगा ताकि 60 वो वाला आ जाए जो मैं ऐड कर रहा हूं। मोहतरम आपको समझ आई अब? नहीं ओके, जिस तरह आपने बोले उस तरह मेरी तसल्ली नहीं हुई, समझ आई अब आपको? हाँ, आप चाह रहे थे कि मैं इस तरह चलाऊं, एंट्रीज इस तरह भी चल सकती हैं, सो इट्स ऑल अप टू यू। चलें जी वापस आ जाइए जिसमें मैंने किया था, +60 और +4। चलें जी इंशाल्लाह 4:20 में मिलते हैं। नहीं मैं बताता हूं क्या करना है। मैं आप लोग आ जाओ 4:20 पे। फाइनल अकाउंट के एतबार से ये सवाल खत्म कर लेते हैं और ISTL के एतबार से ये कल कर लेंगे, तो टाइम इंशाल्लाह वही टाइम पे फारिग हो जाएंगे। आ जाएं, ले आओ इधर। अच्छा मोहतरम, इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट में इस चीज़ की अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी हमारी कि कुछ चीज़ें ट्रायल के मुंह पर पड़ी होती हैं, किसी एडमिन सेलिंग में नहीं छुपी होती। कुछ चीज़ें ट्रायल के मुंह पर पड़ी होती हैं, इट मीन्स के एडमिन सेलिंग में नहीं छुपी होती। तो अगर कोई चीज़ ट्रायल के मुंह पर पड़ी है और मेरे ख्याल से मुंह पर होनी नहीं चाहिए, तो मैंने बारों बार ही फारिग कर दी। आप लोगों ने मुझे ऐसी एडमिन के चक्कर में डाल दिया, मैंने बारों बार ही फारिग कर दी। मैंने कहा जो तुमने डेबिट किया है R&D, मैं इस अकाउंट को तस्लीम ही नहीं करता। तो तुमने डेबिट किया R&D, मैं तुम्हें चपेड़ मार के R&D, समझ आ गया? बारों बार ही फारिग कर दें, बंदे को अंदर ही ना आने दें। तो बजाय के एडमिन सेलिंग में ये घुसे और घुस के कुछ करे, बारों बार ही इसको क्या कर दें? ओके। तो अच्छा मुझे ये बता दें, चलें
वैसे ओरिजिनल एंट्रीज किससे हो जानी थी पेपर में? ओरिजिनल एंट्रीज तो IAS 38 आपने रिवाइज करके जाना था ना मेरे ख्याल से। तो अगर आज नहीं भी याद तो ओरिजिनल एंट्रीज बड़ी कंफर्टेबली हो जानी थी। ओके ओके चुप या पॉइंट 4 पढ़ें। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन एक्सीड द अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन बुक्स। अकाउंटिंग वालों ने ऑलरेडी बुक्स में रिकॉर्ड की हुई है डेप्रिसिएशन। कहां रिकॉर्ड की होगी? एडमिन सेलिंग में पड़ी होगी। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन बढ़ गई है अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन से इतने। ये एडजस्टमेंट कब मुझे, जब मैं टैक्स की कैलकुलेशन करूंगा। अभी मैं कौन सा सवाल कर रहा हूं? टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन को तो अकाउंटिंग वालों के P&L में नहीं लेके जाते ना, ये तो करंट टैक्स की वर्किंग में जाएगी। तो इसलिए ये P&L के एंगल से नहीं है, ये टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है कोई। अच्छा, एक बड़ी आसान सी गलती हुई है, पढ़ के देख लें क्या है। बड़ी आसान सी गलती हुई है अकाउंटेंट से। क्या उल्टाएंगे ऑलरेडी? इसको मैं इंशाल्लाह डिस्कस कर लूंगा। इसको मैं जब IAS 12 करूंगा ना तो फिर डिस्कस कर लूंगा। अभी से एडजस्टमेंट को मैंने काट दिया क्योंकि टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कुछ दी हुई थी ना। जी कितने लोगों को गलती पता चल गई? आसान सी गलती है यार, सारे हाथ खड़ा करें। उधर कोई हाथ नहीं खड़ा करा भाई। कितने लोगों को गलती पता चल गई? हाथ खड़ा करें जरा। उसने रीवैल्यू किए बगैर डेप्रिशिएट कर दिया। तो उसने रीवैल्यू नहीं किया, एक ये भी गलती है। और रीवैल्यूड बेस पे जो डेप्रिसिएशन निकालनी चाहिए थी वो भी नहीं निकाली, बल्कि उसने डेप्रिसिएशन जरूर निकाली है लेकिन डेप्रिसिएशन जो उसे समझ आ रही थी उसने वो निकाल दिया। ये लाइन तो काटे ना, रिवैल्यूएशन का टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे इफेक्ट नहीं है। ये IAS 12 के एतबार से पढ़ेंगे। ये फाइनल अकाउंट की हमारी आखिरी एडजस्टमेंट है। ये IAS 12 की एडजस्टमेंट होगी। कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये IAS 12 की एडजस्टमेंट होगी ना। तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट भी है तो इस पर टैक्स नहीं देना ना। कैपिटल गेन तो हमने ऑलरेडी अदर इनकम में शो किया हुआ, उसमें कोई मसला नहीं है। वो ये कह रहे हैं इस पर टैक्स नहीं देना। तो ये तो IAS 12 के एतबार से एडजस्टमेंट है। और डिविडेंड का टैक्स रेट वैसे को 15% है इस साल, अगले साल 12% हो गया। और वैसे टैक्स का रेट कितना है? 32%। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स किसकी हैं? करंट टैक्स की। कोई टैक्स में ले जाएंगे IAS 12 ये वो। जनरल रेट याद कर लें 32%, क्योंकि ये भी यूज होगा एक जगह पे। ये एडजस्टमेंट मैं पहले करवाना चाह रहा था लेकिन आप लोगों ने कहा मुझे ब्रेक चाहिए। ऑफिस बिल्डिंग ऑफ ML हैड अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 900 मिलियन एट 31 दिसंबर 18। 31 दिसंबर 18 को नेट बुक वैल्यू इसकी इतनी थी। ये पिछले साल की क्लोजिंग बुक वैल्यू है विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 12 ईयर्स। इसकी बकाया यूजफुल लाइफ 12 साल है। तो जब कभी कॉस्ट ना देना तो फिर रिमेनिंग लाइफ दे देता है। तो बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे हम डेप्रिशिएट करके भी निकाल लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर कभी किसी ऐसे एसेट की जो रीवैल्यू ना हो रहा हो उसकी बुक वैल्यू को अगर रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे ना तो वही जवाब आ रहा होगा जो कॉस्ट को टोटल लाइफ पे डिवाइड करेंगे। ऐसे तंग करने के लिए एक बात आपको बता देता हूं, रिवैल्यूएशन मॉडल भूल जाएं, कोई चीज है रिवैल्यूएशन मॉडल भूल जाएं। एक एसेट 100 रुपए का है, आपने इसको 5 साल पे डेप्रिशिएट करना है। आपने इसको 5 साल पे डेप्रिशिएट करना है। कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ इज इक्वल टू कितनी? लाइफ 5 साल। कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ 20। क्लियर? कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ 20। अगर मैं ऐसे चलूं 100 माइनस 20 80 बीवी निकाल लूं और आप फिर डेप्रिसिएशन का एक और तरीका देखूं, बीवी डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। तो ऐसी एक चीज आसान सी थी, कुछ को पता थी कुछ को नहीं पता थी, वैसे ही मैंने बता दी।
रिवैल्यूएशन मॉडल को जहन से निकाल के एक बात मैंने आपसे की है, अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, टोटल लाइफ, यूजफुल लाइफ, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ। लेकिन अगर 100 माइनस 20 80 बीवी है, तो अगर बीवी डिवाइडेड बाय बीवी की रिमेनिंग लाइफ तो 80 डिवाइड बाय 4 भी क्या आ रहा है 20। तो इस तरह की बात उसने कोई की है। ऑफिस बिल्डिंग की पिछले साल की बीवी कितनी है 900 विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ 12 साल। अगर मैं इसको रीवैल्यू ना करूं तो यही मेरी यकम जनवरी 19 की ओपनिंग बीवी बन जाएगी। तो यकम जनवरी 19 की ओपनिंग बीवी को मैं रिमेनिंग लाइफ 12 साल पे डिवाइड करूंगा, तो व्हाट विल बी माय डिफरेंस, जरा निकाल के रख लें। 900 डिवाइड बाय 12 निकाल के रख लें। अगर मैं इस क्लोजिंग बीवी को क्या कह दूं, ओपनिंग बीवी, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। जो क्लोजिंग बीवी होगी 31 दिसंबर को, वही सुबह यकम जनवरी को 19 को उठेंगे तो ओपनिंग बीवी होगी। तो क्लोजिंग बीवी इज इक्वल टू ओपनिंग बीवी। तो 900 डिवाइड बाय 12 विल बी द डेप्रिसिएशन ऑफ माय 2019। अगर कौन सा मॉडल फॉलो हो रहा है, कॉस्ट मॉडल। ड्यूरिंग 19 MLL डिसाइडेड टू ऑप्ट द रिवैल्यूएशन मॉडल। इससे पहले फिर कौन सा मॉडल था, इसका मतलब है ये कॉस्ट मॉडल वाली WDV है। इसमें मुझे एतराज नहीं है क्योंकि 19 में हमने रिवैल्यूएशन मॉडल पे स्विच किया है। ड्यूरिंग 19 MLL डिसाइडेड टू ऑप्ट द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर इट्स बिल्डिंग, कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन द फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एट स्टार्ट ऑफ 19 वर डिटरमिन्ड एट 1200। सच रिवैल्यूएशन हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, ये रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड नहीं हुई। Resultantly, depreciation on building is calculated under the and has already been recorded in books, और books में already record हो गई है। तो books में कौन सी वाली डिडक्शन रिकॉर्ड हुई होगी, रिवैल्यूड अमाउंट वाली या कॉस्ट मॉडल वाली? अभी books में कौन सी हुई है उसे छोड़ें, वो होगी मेरी रॉन्ग। मुझे अभी कौन सी चाहिए, ओरिजिनल। याद आ रहे इतने ज्यादा कॉलम, याद आ रहे हैं ये कॉलम? वर्किंग नंबर उधर से देख के बताएं, व्हाइट बोर्ड से। वर्किंग नंबर 4, यकम जनवरी 19, ओपनिंग बीवी कॉस्ट मॉडल वाली। यार फूल झड़ो ना। 900 व्हाट इज पिछले साल की क्लोजिंग बीवी, व्हाट इज इस साल की ओपनिंग बीवी 900, व्हाट इज द रीवैल्यूड अमाउंट 1200, एट व्हाट डेट इट इज, साल के शुरू में रिवैल्यू हुआ एंड पे? अगर साल के शुरू में रिवैल्यू हुआ तो फिर पहले रिवैल्यू करूंगा और बाद में डेप्रिशिएट करूं। ये ओरिजिनल वाली बातें कर रहा हूं आपसे या रॉन्ग वाली? ओरिजिनल वाली जी। यकम जनवरी 19, रीवैल्यूड अमाउंट 1200। ये सारी वर्किंग्स याद आ रही हैं थोड़ी थोड़ी? अच्छा जी, यकम जनवरी 19, रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग 300, एंट्री बताएं। एसेट डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट, एसेट डेबिट सरप्लस इन OCI। लेकिन अब आप बड़े हो गए हुए हैं, आपको पता है सरप्लस वाला कॉलम अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर जाता है, और एसेट डेबिट 300, DTL क्रेडिट 300, सरप्लस इन OCI क्रेडिट 300 नहीं, DTL क्रेडिट 300 नहीं, एसेट डेबिट 300, DTL क्रेडिट और सरप्लस इन OCI क्रेडिट। ये थोड़ी थोड़ी बात याद आ रही है? अच्छा, अब आप 300 के टोटे टोटे कराएं। 32%, 68, 96, 204 डन। चलें जी, ये 300 के मैंने टोटे टोटे कर दिए। ओके जी, 300, 96, 204। अब क्या करा दूं, डेप्रिशिएट।
भाईजान रिमेनिंग लाइफ यकम जनवरी 19 को उसने बता दिया 12 साल है, तो 1200, बल्कि हर चीज को डिवाइडेड बाय 12 कर दें, डेप्रिसिएशन ओवर 12 ईयर्स, 1200 डिवाइड बाय 12, 300 डिवाइड बाय 12, 300 डिवाइड बाय 12, 25, 25 के 2 टुकड़े करें, 8 और 17, डन। ये वर्किंग आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है वो जरा जरा। कितने लोगों को याद है ये वर्किंग, जरा हाथ करके बता दें। 11, 275, 180, ये कॉलम अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर जाएगा। वैसे मैंने सोल्यूशन में ये बनाया हुआ है, लेकिन आप लोग बना लें। मैंने कहा कोई जल्दी नहीं है ना, IAS 12 का सवाल कल कर लेंगे, आज फाइनल अकाउंट का तो आज ही कर लेंगे, ठीक है। चलें चला टाइम पे फारिग हो जाएंगे। अभी यार करें तो सही ना, ऑनलाइन वालों को तो आगे पता भी चल रहा है कितने मिनट की वीडियो रह गई है। अभी ना मुझे पता है ना आपको पता है, उनको पता चल रहा है। अच्छा चलें। यार इसकी एंट्री क्या होगी? मैंने कहा था इसकी एंट्री ना किया करें, ये डेफर्ड टैक्स अकाउंट में खुद ही हो जाती है। इसकी एंट्री ना किया करें, डेफर्ड टैक्स अकाउंट में खुद ही हो जाती है। और बाकी एंट्रीज अब आप मुझे बता दें। ये मैंने वर्किंग 4 की थी आपके सामने, ओरिजिनल एंट्रीज बता दें। अच्छा पे सॉरी कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं होगी, बुक वैल्यू पे है ऑलरेडी, एसेट बुक वैल्यू पे है। एक्सेलेंट, तो पुराने सालों की कम्युलेशन दी हुई। तो मैं अपनी जरा रिवीजन के लिए वो लिख रहा था ताकि बच्चों को पता चल जाए कि एंट्री भी होनी है। तो कम्युलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट एंट्री होनी थी, लेकिन भाई कह रहे हैं इसको करें भी ना, क्योंकि ऑलरेडी एसेट किस पे पड़ा हुआ है? 900 पे पड़ी हुई है, या 900 की कम्युलेशन भी पड़ी हुई है? ऑलरेडी एसेट बुक वैल्यू पे पड़ा हुआ है। तो डायरेक्ट अब जो पीले की एंट्री करवाएं मुझे। एसेट डेबिट 300 से बोले 300 से, DTL 96, सरप्लस इन OCI 204। अगली एंट्री बोले 100 रुपए की डेप्रिसिएशन डेबिट जी, कितने से? 100 रुपए, एसेट बुक वैल्यू पे बन रहे, ठीक है, वो कोई मसला नहीं। अच्छा आगे चलें जी। 17 रुपए की एंट्री, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, कितने से? 17 से। ये एंट्रीज कर लेंगे, वेरी इजी रिवीजन ऑफ प्रीवियस टॉपिक्स। किसी को याद है सरप्लस का कॉलम तोड़ के 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, टैक्स और नेट सरप्लस। अच्छा बच्चा तो वो होगा जो बच्चा रॉन्ग एंट्री बताएगा। अच्छा बच्चा तो वो होगा कितने लोग कह रहे हैं रॉन्ग एंट्री नहीं हुई? हुई है, मैं भी करूंगा। ये एंट्रीज तो भाईजान पड़ी नहीं है कई दफा। ये तो ओरिजिनल हो गई, रॉन्ग। कभी कभी सवाल ना वाजे बता देते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अंडर कॉस्ट मॉडल हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड। अच्छा, कॉस्ट मॉडल पे फिर हमने फेयर वैल्यू को किया होगा या कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे? लेकिन कॉस्ट तो गिवन नहीं है, तो कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे या बीवी को रिमेनिंग लाइफ पे की बात है। तो हमने किसको किससे डिवाइड किया होगा? बीवी को रिमेनिंग। हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स। और ऑफिस बिल्डिंग कहां पड़ी होगी? एडमिन में या सेलिंग में या कॉस्ट ऑफ सेल में? ऑफिस बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी होगी।
ऑफिस बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी होगी, वो फैक्ट्री बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी होती है। ऑफिस बिल्डिंग डिप्रेशिएशन कहां पड़ी होगी? एडमिन में। अच्छा जी, हमने किस पे कर दी है? डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग हैज बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स, वो कॉस्ट मॉडल पे कर दिया है। इसका मतलब है हमने फिर किसको पकड़ा होगा? 900 को किस पे डिवाइड कर दिया होगा? 12। जी बोलें। डेप्रिसिएशन डेबिट जी 75। ओके, अब मोहतरम थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें। फाइनल अकाउंट का टॉपिक आप आ लेने दें। फाइनल अकाउंट के टॉपिक में ना जिन जिन चीज़ों को जहां जहां डालना है वो मैं बताऊंगा। फाइनल अकाउंट का टॉपिक आ लेने दें। मैं सिर्फ जो चीज़ें हाईलाइट करने लगा हूं ना, आपने मैं सिर्फ P&L टाइप और OCI टाइप चीज़ें हाईलाइट करने लगा हूं। आपने सिर्फ मुझे P&L टाइप और OCI टाइप चीज़ें हाईलाइट करवानी है। आपने कोई रोब शो प्रेशर वेशर नहीं डालना कि खुदा के लिए जैसे इनटेंजिबल की एंट्री पूरी पोस्ट करवाई है, जरा मुझे ये एंट्री भी पूरी पोस्ट करवा दें प्लीज। नहीं, किसी दिन फाइनल अकाउंट का पूरा सवाल खोल के आपको दिखाऊंगा जिसमें P&L बैलेंस शीट बन रहा होगा, सारी चीजों को कहां लेके जाना है। P&L और OCI टाइप चीजें मैं हाईलाइट कर लूं क्योंकि मुझे सवाल की रिक्वायरमेंट है P&L और OCI। तो पूरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज मेरे से ना बनवाएं, मुझे पहले P&L टाइप चीज बता दें कितनी होनी चाहिए थी, कितनी हो गई। 100 डलनी चाहिए थी, 75 डल चुकी है, तो कितनी डाल दूं? 25 एडमिन में डाल दूं। एडजस्टमेंट नंबर छोटा सा 4 लिख लें ताकि याद रहे। एडजस्टमेंट नंबर 5। शुक्र है अकाउंटेंट ने बता दिया डेप्रिसिएशन हैज बीन रिकॉर्डेड अंडर कॉस्ट मॉडल, तो इसलिए हमने रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट कर दी। पूरी एंट्री मैं आपको नहीं करवाऊंगा, इंटेंजिबल की पूरी करवाई थी, ये पूरी नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं पूरी करवाऊंगा? फाइनल अकाउंट में देखेंगे इसको पूरा। ये डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, बाकी सारी चीजें एक और चीज, OCI में कितना जाना है? 204। OCI में कितना जाना है? 204। बताएं जी। पैट के नीचे एड OCI या अदर इनकम। OCI में रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 204। इधर आओ भाई। यार मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं, इसमें आप ज्यादा परेशान ना हुआ करें। फाइनल अकाउंट पूरा खुलने दें, फिर पता चलेगा। ये एंट्री डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होती है। ये एंट्री स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होती है, ये P&L के मुंह पे नहीं होती। सरप्लस भी स्टेटमेंट इन इक्विटी में नजर आता है, अर्निंग भी उधर नजर आती है, इसलिए इसके साथ OCI नहीं लिखा जाता। ये एंट्री डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होती है। कब करेंगे? इंशाल्लाह किसी दिन करेंगे हम, 10-12 दिन में फाइनल अकाउंट जब शुरू करेंगे तो ये पूरी एंट्रीज भी आपको मैं पोस्ट करा दूंगा। फिलहाल सिर्फ मैंने किस एंगल से चीजों को लेके चला हूं? P&L के एंगल से। P&L वाली चीजें उठाई हैं। ये बैलेंस शीट टाइप चीज है, ये बैलेंस शीट टाइप चीज है, ये बैलेंस शीट टाइप चीज है। ये मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट मुंह पे किसके होगी? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी। ये बैलेंस शीट टाइप चीज है। तो मैंने खर्चों टाइप चीजें देखी, उनकी रेक्टिफाइंग एंट्री कर ली, और अकाउंटेंट तो मुंह से बोल रहा था कि मैं रिवैल्यूएशन की एंट्री करना भूल गया हूं। तो सरप्लस इन OCI क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹204। ओके, PBT निकाल दें, खुशी की खबर सुने। PBT निकाल दें बस ना, और क्या करना है? PBT निकाल दें। सारी एडजस्टमेंट मैंने पढ़ ली है। सर कौन कौन से इंपैक्ट रहेंगे इन एडजस्टमेंट्स के? अब इससे आगे जो हम काम करेंगे, जब भी करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, जितना भी करेंगे, आगे जो काम करेंगे वो किस स्टैंडर्ड का होगा? IAS 12 का वो काम होगा। अदर इनकम
390 पॉइंट्स में तो नहीं गया हुआ सॉल्यूशन, इधर पॉइंट्स में तो तू तो गया हुआ नहीं, वैसे यहाँ तक तो पॉइंट्स में नहीं गया हुआ ना, पॉइंट्स में नहीं गया हुआ ना, पेज नंबर 577 ठीक है। फाइनेंस का तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, गिवन है ट्रायल के मुंह पे। जब आप घर में सवाल किया करें ना, एक दफ़ा उस पर नज़र मार लिया करें। ये जो एक दफ़ा की नज़र है ना, ये मुर्शिद की नज़र की तरह, ये आपको पता नहीं कहाँ के कहाँ ले जाएगी। ये जो एक दफ़ा की नज़र है ना, ज़रा सारी बातों को ना एक दफ़ा रिवाइज करवा देती है। पहली गलती क्या हुई थी, डेटर टू बी रिटर्न ऑफ रिकॉर्ड नहीं हुए थे, वो हमने कर दिए थे। फिर प्रोविजन कैलकुलेट करनी थी। अगली 84 मेरे ख्याल से गलती कोई नहीं थी, CWIP में इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, ये गलती कोई नहीं थी। और उसके बाद अदर इनकम में जाना चाहिए या IS 23 कहता है CWIP में क्रेडिट होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट R&D टाइप चीजें R&D के नाम से नजर आनी चाहिए या एडमिन और इंटेंजिबल के मुंह पे, एडमिन और इंटेंजिबल के मुंह पे नजर आनी चाहिए, R&D टाइप नहीं नजर आना चाहिए। और रिवैल्यूएशन जब हो जाए तो रिवैल्यूएशन BOCI में जानी चाहिए और रिवैल्यूएशन की बेस पे ही डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो डेप्रीसिएशन किस बेस पे रिकॉर्ड हो गई थी, कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो गई थी। और रिवैल्यूएशन सिरे से रिकॉर्ड करना अकाउंटेंट भूल गया था। मुझे कैसे पता चला, सवाल खत्म हो गया। आगे बता रहा है सवाल में कि कोई इनकम एग्जेम्प्ट है। इनकम एग्जेम्प्ट होने का यह मतलब नहीं होता कि P&L के मुंह में ना डालें। कैपिटल गेन इनकम कितनी है, कैपिटल गेन इनकम इन तीनों में से कौन सी थी, 50 थी। ये कैपिटल गेन इनकम एग्जेम्प्ट है। व्हाट डज इट मीन कि अगर इनकम में ना डालूं या इस पर टैक्स ना दूं, ये तो नहीं कि इसको अदर इनकम में ना डालें, तो अदर इनकम में मैंने डालना है इसको। तो कैपिटल गेन इनकम एग्जेम्प्ट है। ये किसके एतबार से एडजस्टमेंट है, डिविडेंड पर इस साल टैक्स 15% है, अगले साल टैक्स 20% है। ये भी IAS 12 के एतबार से एडजस्टमेंट है। और एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 32%। ये कितने मार्क्स का था, और ये हालांकि ये 12 नंबर होने नहीं चाहिए थे क्योंकि सारी फिगरें निकलनी पड़ी हैं, सारी फिगरें निकली पड़ी हैं। आपने सिर्फ उल्टानी है और रिकॉर्ड करनी है, उल्टानी है और रिकॉर्ड करनी है। अब आप मुझे बता दें, क्या नोट बनाने के लिए जो करंट टैक्स की वर्किंग है और डेफर टैक्स की वर्किंग है, उस वर्किंग को वर्किंग में करें या सवाल का मेन फेस बनाएं? मेन फेस नहीं बनाएं। उसने नोट मांगे या वर्किंग मांगी है, नोट मांगे। नोट से मुराद नोट का ऊपर वाला हिस्सा भी CTDT वाला भी, और लेकिन वो जो CTDT आएगा यहां लिख के हमने ये भी पूरा करना है। अभी तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी पूरा नहीं हुआ। तो अब CT में भी वर्किंग नंबर 1 2 3 उधर हो गया, 4 उधर हो गया ना, वर्किंग नंबर 5, और DT वर्किंग नंबर 6। ओके, वर्किंग नंबर 5 कौन सा टैक्स, करंट टैक्स, करंट टैक्स। बस ठीक है, 8-10 मिनट दे दें, करंट टैक्स निकाल लेते हैं, डेफर्ड कल निकाल लेंगे दोनों। अच्छा 6 जन यार की थे। PBT IAS 12 का सवाल शुरू हो गया ना यार, देखो बोला ना करो, फिर दाएं बाएं वाले भी डिस्टर्ब होते हैं। PBT 587। ना यार, इधर वर्किंग से नहीं चलना, आपने सवाल की एडजस्टमेंट से चलना है। सवाल के एडजस्टमेंट से दोबारा पढ़ना शुरू कर दें। जैसे वो कंसोलिडेशन में नहीं करते थे, पहले बैलेंस शीट बना लेते थे, फिर P&L के एंगल से पढ़ते थे। अब इस सवाल को किस एंगल से पढ़ें, IAS। अच्छा, अब सारी गलतियां हो चुकी हुई हैं या गलतियां सही हो चुकी हुई हैं? गलतियां सही हो चुकी हैं। अच्छा, अब मैं इनको काट नहीं रहा, अब मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूं। टैक्स वाले कहते हैं जी बैड डेट रिटर्न ऑफ को खर्चे में डालो। टैक्स वाले कहते हैं बैड डेट रिटर्न ऑफ को खर्चे में डालो।
यार हमने किसको खर्चे में डाल दिया? रिटर्न ऑफ को या एक्सपेंस को? हमने तो 54 को यहां तक आते हुए माइनस कर दिया। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? किसको खर्चे में डालो? मुझे अच्छी तरह याद है हम इसे उल्टाया करते थे, इससे माइनस किया करते थे। याद आ रहे हैं? अब आप 54, अब सिंपल 54 को उल्टा दें और 40 को, बड़ा मजा आ रहा है। एड एंड लेस, बैड डेट। अब आपने ये नहीं सोचना कोई गलती हुई भी है, गलतियां यहां तक सारी सही होगी मियां। टाइम पता है क्यों लगता है? 84 माइनस 16, 84 माइनस 16 68, 84 माइनस 16 68। टाइम अब लगता है कि मैं 68 को लेस करूंगा, आप कहेंगे मुझे भूला हुआ है। कुछ को अल्हम्दुलिल्लाह याद होगा, मैं वो उन लोगों की बात नहीं कर रहा, वो होते हैं। अब मैं 68 को लेस करूंगा, आप कहेंगे क्या मतलब जानी, तो बड़ी पुरानी बात होगी ना, 2 महीने पुरानी बात होगी। मैंने आपको कहा था अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में डालते हैं, टैक्स वाले उठा के उस चीज को खर्चे में डाल देते हैं, उठा के उस चीज, ये बात कितने लोगों को याद आई है थोड़ी सी? अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट के मुंह पे डालते हैं चीजों को, टैक्स वाले उसको उठा के खर्चे में डाल देते हैं। बिल्कुल नहीं याद आ रहा, टाइम लगा लिया करें, कोई जल्दी ना किया करें। इंशाल्लाह कल सवाल ख़त्म कर लेंगे, मुझे रिवाइज कराने दें, अपनी आखिर दुनिया की फिक्र करें। किधर है IS 12 हमारा? यार ये IS 12 ढूंढे इधर से। अब ऊपर है या नीचे है? ब्लू कंपनी के नाम से एक सवाल हमने किया था क्लास, नहीं मेरे ख्याल से ऐसे ही निकल आएगा। ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सवाल आपको रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि आपने कहा कोई जल्दी नहीं है। पूरा सवाल, ब्लू कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट फॉर इट्स फैक्ट्री, कॉस्ट एंड इंस्पेक्ट ऑफ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड ऑफ 200 मिलियन। ये जो 200 मिलियन है ये ईंट बजरी सीमेंट का खर्चा है। ये 200 मिलियन क्या है? फॉर दिस प्रोजेक्ट एंटिटी ने एक बैंक लोन लिया है जिसपे इसने इंटरेस्ट पे किया है 12 मिलियन का, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट, और सरप्लस पैसा इन्वेस्ट करके अर्न किया है 5 की एंट्री कैश डेबिट CWIP क्रेडिट। अभी ईंट बजरी सीमेंट के खर्चे को छोड़ें, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट पे कितना किया बैंक को? 12, बैंक से मिला कितना? 5। अकाउंटिंग वालों ने 7 रुपए, समझ रहे? अकाउंटिंग वालों ने 7 रुपए इस 200 की ईंट बजरी सीमेंट की कॉस्ट में ऐड करने हैं। अकाउंटिंग वालों ने बैलेंस शीट में 207 शो करना है। टैक्स वालों ने कहना है कि नहीं, आप 200 के एतबार से ना सोचें, मैं सिर्फ आपको नेट से खिलाना चाह रहा हूं, मैं आपको 200 इग्नोर करा के खिलाना चाह रहा हूं। अकाउंटिंग वालों ने 12 माइनस 5, मैं सिर्फ IS 23 के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, आप मुझे फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट की बात भी करें, उसके बगैर मैं खेलना चाह रहा हूं। अकाउंटिंग वालों ने 7 को कैपिटलाइज करने, टैक्स वालों ने बैलेंस शीट से पकड़ के करंट टैक्स में माइनस कर देना। टैक्स वालों ने कहना ये खर्चा है, और अकाउंटिंग वालों ने क्या कहना? ओए हो, इतनी डिटेल से बात हुई हुई है। अच्छा, अब इससे अगली चीज मेरे ख्याल से जो हुई होगी ना, वो यहां नहीं हुई हुई, वो हुई होगी किधर? वो व्हाइट बोर्ड पे हुई होगी। अकाउंटिंग वालों ने
200 रुपए को एसेट की कॉस्ट में डाला कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम रख के, और 12 माइनस 5 को किधर डाला, कैपिटलाइज किया। इसको भी कैपिटलाइज किया, इसको भी कैपिटलाइज किया। तो अकाउंटिंग वालों ने 7 रुपए को एसेट की कॉस्ट में डाला। टैक्स वाले कहेंगे ये 207 पे एसेट बुक ना करो, एसेट 200 पे बुक कर लो और 7 खर्चे को खर्चों में ले जाओ। अब याद आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा, तो ये क्वेश्चन का रेफरेंस लिख लें और इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। क्वेश्चन 26 पेज नंबर 282, क्वेश्चन 26 पेज 282। वापस आ जाएंगे, हम कहां हैं, फाइनल अकाउंट में। यहां लिखें पॉइंट 2 के ऊपर, क्वेश्चन 26 पेज 282, बस पेज 282 लिख लिया ना वॉल्यूम 1 का। क्वेश्चन 26 पेज 282, उधर रिवाइज कर लीजिएगा घर में जाके कभी। हाँ जी भाईजान, 84 और 16 के बारे में ये तो ना सोचूं कि रॉन्ग एंट्रीज क्या हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है वो मैं सही कर चुका हूं, अब उनकी टेंशन ना लें, आप सिर्फ IS12 के बारे में सोचें। अकाउंटिंग वालों ने ये एसेट में डाला, नेट ऑफ 16, टैक्स वाले क्या कहेंगे, इसको एक्सपेंस में डाल दो, तो 84 माइनस 16 60। इंटरेस्ट एक्सपेंस है टैक्स वालों की नजर में। 84 एक्सपेंस है या नेट ऑफ इनकम, कितना 60। तो बस थोड़ा सा ना कभी कभी रट्टा भी मार लिया करें, बोरोइंग कॉस्ट को इंटरेस्ट से नेट करके ना माइनस कर दिया करना है। ये रट्टा कई दफा पेपर में बड़ा हेल्प कर जाता है। बोरोइंग कॉस्ट को इंटरेस्ट इनकम से नेट करके करंट टैक्स में माइनस कर दिया करना है। और वो सवाल रिवाइज कर लीजिएगा अगर कभी टाइम मिला तो। चलें जी आगे। ओ आसान सी एडजस्टमेंट्स, ये तो सारे ही कर दें। नो नो नो, आसान सी एडजस्टमेंट, वेरी इजी। एज पर टैक्स लॉस बोरोइंग कॉस्ट आर अलाउड व्हेन इनकर्ड। एज पर टैक्स लॉस बोरोइंग कॉस्ट आर अलाउड व्हेन इनकर्ड, जैसे ही हो माइनस कर लो। एज पर टैक्स लॉस बोरोइंग कॉस्ट आर अलाउड व्हेन इनकर्ड, डन। R&D, R&D is allowed over 10 years। यार पागल टैक्स वाले R&D पूरे को एसेट बना रहे हैं। इसीलिए तो टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, ये ना R&D के बारे में टैक्स वालों के कोई पक्के ठक्के रूल नहीं है। जैसे बोरोइंग कॉस्ट के बारे में टैक्स वालों के पक्के ठक्के रूल हैं, जैसे बैड डेट एक्सपेंस और राइट ऑफ के बारे में पक्के ठक्के रूल हैं, ग्रेजुएटी एक्सपेंस और पेड के बारे में पक्के ठक्के रूल हैं, लीज रेंटल के बारे में पक्के ठक्के रूल हैं। R&D के बारे में ना टैक्स वालों के पक्के ठक्के रूल नहीं है। कभी पेपर में कल को ये भी आ सकते हैं, टैक्स अथॉरिटीज आर सेइंग फुल R&D विल बी अलाउड इन दिस ईयर। फिर कितना खर्चा होता, 180। कभी टैक्स वाले कहेंगे R&D को फौरन खर्चे में डाल दो, कभी टैक्स वाले कहेंगे R&D को जमा करके एसेट बनाओ और एसेट बना के ऐसा ऐसा खर्चे में डाल दो। फिलहाल सवाल क्या कह रहा है, R&D को 10 सालों में खर्चे में डाल दें, लेकिन अकाउंटिंग वालों का खर्चा उल्टा दें। पहले अकाउंटिंग वालों का खर्चा उल्टा दें, अकाउंटिंग वालों का खर्चा उल्टा दें। ओरिजिनल एंट्रीज देखूं या रॉन्ग, ओरिजिनल। अकाउंटिंग वालों का ओरिजिनल देखनी है, आप ओरिजिनल देखनी है। सब सही हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अब रेक्टिफाइंग भी नहीं देखनी, रॉन्ग भी नहीं देखनी। अब कौन सी देखनी है, अब सारी चीजें ओरिजिनल देखनी है आपने जी। अकाउंटिंग वालों का खर्चा 60 किस नाम से, रिसर्च के नाम से। और अकाउंटिंग वालों का खर्चा 4 किस नाम से। अकाउंटिंग वालों के खर्चे आपको पता है माइनस हुआ है ये 64, इसको क्या कर दूं, ऐड। 60 क्या है, रिसर्च एक्सपेंस टाइप कोई चीज है, पता नहीं कितना, और अमोर्टाइजेशन, इसको उल्टा दूं, इसकी जगह माइनस क्या करूं। आपके पेपर में हो सकता है ये लिखा हुआ है फुल R&D इज अलाउड व्हेन इनकर्ड, फिर क्या कर दीजिएगा 180। R&D इज अलाउड ओवर 10 years। ओ यार मंथ बेस पे पोर्शन ना करने बैठ जाइएगा कि यकम फरवरी को हुआ था तो मंथ बेस पे, फिर जब टैक्स वाले इस तरह की बोंगियां मारते हैं तो फिर वो मंथ बेस पे भी पोर्शन नहीं करते। R&D इज अलाउड ओवर 10 years, बस खत्म। 10 सालों में चुप करके खर्चे में डालो। तो R&D अलाउड कितनी है, 180 ओवर 10, 18। तो
अकाउंटिंग वालों की चीजें उल्टानी होती हैं, जैसे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाते थे, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, ऐसे ही अकाउंटिंग वालों की R&D उल्टा दें। ये खर्चा था, ये मोटाइजेशन थी, ये दोनों उल्टा दें, उसकी जगह पूरे R&D को एसेट बनाएं और एसेट बना के कोई मुझे टैक्स WDV बता सकते हैं अब R&D की क्या आएगी? टैक्स WDV एक्सेलेंट 180 माइनस 18 180 माइनस 18 और अकाउंटिंग वालों की WDV R&D की 116। बताएं जी टैक्स वाले क्या बोंगी मारे थे? R&D is allowed over 10 ईयर। ये तो बोंगी है, पता नहीं क्या बोंगी है। बहरहाल अगर वो कह रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन कब कहां करना पड़ेगा? अपने अकाउंट्स में या करंट टैक्स की वर्किंग में? करंट टैक्स की वर्किंग में। यार फिक्स्ड एसेट्स में ना अगर वो कहे कि फिक्स्ड एसेट को इतने सालों में डेप्रिसिएट कर दो, तो फिक्स्ड एसेट में आप टाइम बेस पे पोर्शन कर लिया करें, इसमें रहने दें। और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन एक्सीड द अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन बुक्स बाय, जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी किताबों में रिकॉर्डेड है अकाउंटिंग वालों ने की हुई, उसकी बनिस्बत टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन 200 हो गई है ज्यादा। आप बता दें अकाउंटिंग वालों ने जितनी भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की होगी, अगर 1000 की होगी तो ये 1200 है। दोबारा बोल देता हूं मैं, अगर अकाउंटिंग वालों ने ऑलरेडी रिकॉर्डेड 1000 है तो फिर ये 1200 होगी। अगर अकाउंटिंग वालों की ऑलरेडी रिकॉर्डेड 500 है तो ये 700 होगी। अगर अकाउंटिंग वालों की ऑलरेडी रिकॉर्डेड 5 रुपए है तो ये 205 होगी। लेकिन मेरे ख्याल से assumption ना लें, बस डायरेक्ट फिगर लिख दें। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन बढ़ गई है अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन से कितनी? कहां लिखूं? नीचे लिख दें, टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीडिंग अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 200 नोट करें। टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीडिंग अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। डन? ठीक है जी, क्लोज करो। इंशाल्लाह अब ये सवाल कल कंटिन्यू करेंगे।